नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास में अपन अगला चैप्टर करेंगे। इस पार्ट को भी 2 पार्ट में करेंगे। मैंने आपको कहा था जनवरी में सिलेबस को पूरा कर आराम से 25 जनवरी तक अपन सिलेबस पूरा कर देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तो आज सोमवार है, आज और कल 2 दिन ये चैप्टर चलेगा। ठीक है, तो आज के चैप्टर अपन बात करने वाले हैं। अगला चैप्टर जो है 7वां अध्याय, जीव जनन कैसे करते हैं। जनन करने की प्रक्रिया है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया ये जनन है। और इस जनन के प्रक्रम के अंदर आज अपन पादपों में जो जनन होता है वो पढ़ेंगे। कल की क्लास में अपन जीवों में जनन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा। ठीक है, देखो क्लास के अंदर क्या समस्या होती है कि इस वाले चैप्टर वाले को पढ़ाने हमें स्कूलों में मना करते हैं कि सर थोड़ा ध्यान रखना ही करना, काजना, मतलब जो भी है। ठीक है, क्लास के अंदर आप मतलब जो कुछ करो, मैं तो जो है इंपॉर्टेंट चीजें सारी बोलने वाला हूं। संकोच की बात है नहीं बेटा जी। जैसे अपने शरीर के अंदर पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, उसी प्रकार ये भी शरीर का एक घटक है। तो यहाँ पे साइंस पढ़ रहे हो तो शर्म की बात है नहीं। हमने तो पूरी वो लांग चुके हैं। ठीक है, मंजिलें साइंस के अंदर हम तो लांग चुके हैं सारी, तो हमें कोई चिंता नहीं है। जीव जनन कैसे करते हैं, तो जनन की प्रक्रिया ये है। यहां से परिभाषा आपको याद रखनी है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जनन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। देखो साथियों, जनन की प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा क्या है। जनन क्या होता है, जीवों द्वारा या सजीवों द्वारा, सजीव कह सकते हो साथियों या जीव कह सकते हो, सजीवों द्वारा या जीवों द्वारा अपने समान नई संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ठीक है, इसमें पुरानी तरीके से ये अपन चलेंगे, जो जीव विज्ञान वाले बाकी वाले पार्ट पढ़े थे वैसे ही चलेगा। पीडीएफ आपको हमेशा की तरह मिल जाएगी। ठीक है, तो जीवों द्वारा या सजीवों द्वारा अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर? कोई दिक्कत नहीं। चलो अगली एक बात सुनो, कोशिकाओं के अंदर क्या पाए जाते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं। यहां से समझने वाली बात है, कोशिका क्या? कोशिका, आपको पता ही है सेल क्या होता है। ठीक है, कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं केंद्रक। क्या पाए जाते हैं बेटा? केंद्रक पाए जाते हैं। और इस केंद्रक के अंदर होते हैं कौन? केंद्रक के अंदर होते हैं छोटे छोटे, केंद्रक के अंदर होते हैं छोटे छोटे गुणसूत्र। कौन होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। इन गुणसूत्रों के माध्यम से ये गुणसूत्र एक कोशिका से, एक जीव से दूसरे जीव के अंदर क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं और संतति का निर्माण करते हैं। जैसे देखो बेटा, ये कोई हो गई सेल, सेल के अंदर ये हो गया केंद्रक, केंद्रक को तोड़ा, सेल है ये, सेल के अंदर है केंद्रक, इस केंद्रक को तोड़ा, केंद्रक के अंदर थे गुणसूत्र। कौन थे? गुणसूत्र। इन गुणसूत्र क्या करते हैं? एक जीन से दूसरे जीन के अंदर क्या करते हैं? एक जीव से दूसरे जीव के अंदर क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। और जिससे क्या उत्पन्न होती है? संतति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो गुणसूत्रों के अंदर जो होता है उसको अपन सीधा कह सकते हैं, गुणसूत्रों के अंदर सच डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। नाम याद रख लेना, डीएनए होता है। और ये डीएनए क्या करता है? कहते हैं ना कि इसका खून है तो उसका खून है, इसका खून है। ठीक है, तो कभी किसी की पहचान करने के लिए कभी कभी ऐसा रौंजा हो जाता है कि एक बेटा है, अब उसके अंदर समस्या हो जाती है कि कोई दूसरा कहता है ये मेरा है, कोई ये कहता है मेरा है, ऐसे करते हैं। तो पुलिस क्या करती है, अपनी जो कानून व्यवस्था वो ये करती है, उनका डीएनए टेस्ट करती है। क्या टेस्ट करती है? डीएनए टेस्ट करती है। और डीएनए से पता चलता है कि ये इसका बेटा है, इसका बेटा है। ठीक है, तो ये इसके अंदर गुणसूत्रों का अंदर होता है डीएनए। डीएनए के अंदर क्या करते हैं? डीएनए इसका करता है, उसके अंदर प्रवेश करता है एक जीव से दूसरे जीव के अंदर। फिर क्या उत्पन्न होती है? संतति उत्पन्न होती है। सर जी डीएनए का पूरा नाम याद रख लेना बेटा, पहले भी पढ़ा चुके हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं इसको। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है डीएनए का पूरा नाम। ठीक है, तो डीएनए प्रवेश करते हैं और संतति उत्पन्न होती है। ये मुख्य 3 पॉइंट। चलो ठीक, पहले क्या पढ़े थे? जनन की परिभाषा। उसके बाद में क्या पढ़े थे?
गुणसूत्र। कोशिका के अंदर होता है केंद्र, केंद्र के अंदर होता है गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर डीएनए के माध्यम से क्या करते हैं, प्रवेश करता है, संतति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये हो गया इसके अंदर। उसके बाद में ध्यान रखना बेटा, डीएनए प्रतिकृति बनाता है और नई कोशिका बनाता है। इनमें कोशिकाओं विभिन्नता उत्पन्न होती है और ये नई कोशिका एक समान है परंतु समरूप इनके अंदर अलग अलग होता है। एक समान कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं दिखती है एक समान है पर इनके अंदर समरूप क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये डीएनए के अंदर क्या होती है, प्रतिकृति होती है। डीएनए के अंदर क्या होती है, प्रतिकृति होती है। सर जी प्रतिकृति होती है ना, इस प्रतिकृति से क्या होते हैं, डीएनए कोशिका दिखती अलग अलग है, ठीक है, होती एक समान है, सॉरी होती एक समान है पर दिखती क्या है, अलग अलग है। इनके अंदर गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। चलो इसको कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसको साफ करते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलो बेटा आगे देखो, ये मैंने पूरा इसलिए लिखा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जन्म किसे कहते हैं और जन्म के कितने प्रकार होते हैं, समझाइए। ठीक है, पूरा प्रश्न पूछा जाता है, यहां से आप समझ लोगे ना बेटा जी, तो ऐसे समझोगे कि सारा जिंदगी नहीं भूलोगे। विभिन्नताओं का महत्व, विभिन्नताएं क्यों पाई जाती है जीवों के अंदर, अलग अलग जीव क्यों पाए जाते हैं, जीवों के अंदर विभिन्नताएं क्यों पाई जाती है, तो कहते हैं कि लंबे समय तक प्रजाति मतलब स्पीसीज, लंबे समय तक जो पीढ़ी चली आ रही है उसको स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, कि उत्तरजीविता बनाए रखने में ये उपयोगी होती है, उनकी उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए ये जनन की प्रक्रिया होती है। देखो ये उत्तरजीविता एक दूसरे से बनाए रखने के लिए, जीवों की महानता बनाए रखने के लिए, जीवों की महानता बनाए रखने के लिए ये क्या होता है, जनन की प्रक्रिया होती रहती है। जैव विकास का आधार, जैव विकास मतलब जीवों के अंदर एक विकास का आधार बना हुआ रहता है कि जीवों के अंदर एक तरीके से सतत विकास बना हुआ रहता है, उसके कारण ये विभिन्नताएं होती है। ये दोनों मोस्ट पॉइंट है तो याद रखना। आगे देखना साथियों, प्रजनन के प्रकार, प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, वैसे सामान्य रूप में 3 प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और कायिक जनन। कायिक जनन को हटा दिया है, उस कायिक जनन को अलैंगिक जनन के अंदर सम्मिलित कर दिया है, पर मतलब ये दो मुख्य है, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन वो होते हैं, ये क्या होते हैं, एकल जीव नए जीव उत्पन्न करते हैं, जीव होगा एक जीव के द्वारा ही नया जीव उत्पन्न होगा, युग्मक का निर्माण करते हैं, ये आपस में मिलकर क्या करते हैं, युग्मक बनाते हैं, युग्मक का निर्माण करते हैं। आगे आगे जैसे ही आप पढ़ोगे वैसे आपको पता चलेगा। ठीक है, आगे देखना, नया जीव पैतृक जीव के समान स्वरूप देता है, नया जीव होगा वो पैतृक जीव के समान, पैतृक जीव जो नया जीव होगा वो एक पैतृक जीव के समान क्या देगा, स्वरूप देता है। सतत गुणन के लिए ये एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है, सतत उनके गुणन बनाने के लिए एक बहुत उपयोगी माध्यम। मतलब बेटा जी समझने की बात ये है कि पैतृक जीव का निर्माण हो, जैसे कि देखो बनेगा नया जीव का निर्माण होगा, वो दिखेगा कैसा, पहले के जैसा ये दिखेगा, उनके अंदर किसी भी प्रकार का गुण दूसरा गुण नहीं होगा। आइए बात समझ में, जैसे ही मान करे, माना उदाहरण दे रहा हूं, ये निर्जीव है, इसके अंदर नहीं होता जनन, मतलब जैसे ये जनन करेगा, ये जनन करेगा, ये जनन करने के बाद जो नई संतति उत्पन्न होगी ना वो सेम एज इट इज ऐसी ही होगी। समझ में आई बात, आगे अपन पढ़ेंगे आएगा। ठीक है, सतत गुणन के लिए ये एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है, मतलब सतत गुण का निर्माण करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी है अलैंगिक जनन। ये निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है, निम्न वर्ग के मतलब जो छोटे वर्ग जीव होते हैं, छोटे वर्ग के जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके अंदर ये बहुत ही मतलब ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और सामान्य इसका एक उदाहरण आप समझ सकते हो, जैसे कि उदाहरण आप देख सकते हो इसके अंदर, अमीबा सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है अमीबा। ठीक है, आपको मैंने 5वें पार्ट की जो मैंने आपको पीडीएफ दी थी, 5वें पार्ट की मैंने आपको पीडीएफ दी थी, उसके अंदर अमीबा की संरचना दी हुई थी। अमीबा के अंदर जनन की प्रक्रिया होती है, उस अमीबा के ही अंदर टुकड़े होते हैं और टुकड़ों के माध्यम से वो अमीबा क्या होती जाती है, फैलती जाती है। जैसे ये अमीबा है, ठीक है, इसके अंदर टुकड़े होंगे तो ये 2 भागों में बटेगी। ठीक है, 2 भागों में बटने के बाद में फिर एक टुकड़ा, दो मतलब एक ही से 2 टुकड़े होंगे और नए जीव का निर्माण होगा। इस तरीके से इसके अंदर प्रक्रिया होती। चलो बेटा जी, लैंगिक जनन क्या होता है, 2 एकल जीव मिलकर, एकल जीव का मतलब एक होगा नर और दूसरा होगा मादा, 2 एकल जीव होंगे, वो मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं, नए जीव को बनाते हैं। नर युग्मक व मादा युग्मक क्या करते हैं, बनाते हैं। एक नर युग्मक बनता है, एक मादा युग्मक। बेटा यहाँ शब्द, ये शब्द याद रखना,
अगले पार्ट के अंदर 8वें पार्ट का आनुवंशिकता जो चैप्टर आएगा जेनेटिक्स, उसके अंदर ये शब्द आप बहुत सुनोगे, इसलिए इसको अभी याद रखना कि युग्मक क्या होता है। युग्मक का मतलब होता है घटक। क्या होता है? घटक। मतलब नर घटक और मादा घटक, ये दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं? एक नए जीव का निर्माण करते हैं। नया जीव आनुवंशिक रूप से पैतृक जीव के समान होता है। आनुवंशिक कुछ एक लक्षण, सारे नहीं, कुछ एक लक्षण उसके अंदर समान दिखेंगे। जैसे कि पिताजी या मम्मी की आंखें समान दिखेगी, आंखों के अंदर, नाक के अंदर, पैर के अंदर, बालों के अंदर, ये विशेष गुण, चाल के अंदर, बोली के अंदर, ये विशेष गुण उनके अंदर क्या होंगे? ये दिखेंगे। मतलब ऐसा है नहीं है कि जैसे कि एक्सीडेंट के बाद में, मतलब सॉरी, जन्म के बाद में कोई एक्सीडेंट हो गया किसी मतलब पेरेंट्स का, तो क्या कि उसके अंदर उसके मतलब जो एक्सीडेंट में कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जैसे ये अंगुली टूट गई, ठीक है, उसके बाद में मतलब जन्म की प्रक्रिया हुई, तो मतलब वो अगली संतति के अंदर नहीं जाएगी, बेटा होगा उसके इस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी। ठीक है, अगली बात समझ में, तो ये जन्म से ही होना चाहिए। अगली बात समझ, जैसे किसी आप देखा होगा कि पिताजी के कान ऐसे या ऐसे है, ठीक है, नाक अगर टेढ़ा है तो वो आपको दिखेगा, उसके अंदर दिखेगा लक्षणों के अंदर। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। प्रजाति के अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, कुछ एक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, ठीक है, उच्च वर्ग के जीवों में पाए जाते हैं, जो बड़े जीव होते हैं। मनुष्य हो गया, हाथी हो गई, बैल हो गया, गाय हो गई, पाडा हो गया, होर हो गई, सर होर क्या है, ठीक है, मतलब इनके अंदर क्या होता है? ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत बढ़िया तरीके से मतलब बताया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में, चलो इसका लो स्क्रीनशॉट, आगे की चर्चा करते हैं अपन। देखना बेटा जी, अलैंगिक जनन के अंदर विभिन्नता कौन कौन सी? एक विखंडन, खंडन, पुनरुद्भरण, भरण अपने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, मुकुलन, बीजाणु समासंग, कायिक प्रवर्धन, प्राकृतिक विधियां और कृत्रिम विद्या दो तरीके से पाया जाता है। इनके अंदर आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा टॉपिक्स, ठीक है, ये आप 8वीं क्लास के अंदर इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके हो। विखंडन क्या होता है? दो तरीके से होता है, एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन ये होता है जीव जो कोशिका में विभाजित होता है, जीव दो कोशिकाएं मिलती है, दो कोशिकाओं से जीवों के अंदर क्या होगा? विखंडन होगा। दो कोशिकाओं के माध्यम से क्या होगा? विखंडन होगा। ये किसके अंदर होता है बेटा जी? अमीबा के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? अमीबा के अंदर होता है। उसके बाद में बहुखंडन है, ये जीव बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर होता है। मतलब ये किसमें होगा? बहुत सारी कोशिकाएं किसके अंदर होता है? बहुत सारी कोशिकाओं के अंदर होता है बेटा जी। इसका जो विशेष इसका जो उदाहरण है वो क्या है? आपका प्लेज्मोडियम। क्या है? प्लेज्मोडियम। क्या है? प्लेज्मोडियम इसका बहुत मतलब एकदम सटीक उदाहरण है। ठीक है, आपको पीडीएफ के अंदर अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद में आता है खंडन। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं? खंडित हो जाते हैं। सरल संरचना वाले होंगे। कैसे होंगे? सरल संरचना वाले कौन होंगे? बहुकोशिकीय जीव होंगे। कौन होंगे? बहुकोशिकीय जीव होंगे। सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव होंगे। और ये सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर किसमें कट जाते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाते हैं। किसमें कट जाते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कट जाते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बढ़ जाते हैं। इसका जो मतलब ये टुकड़ों के अंदर बढ़ने के बाद में फिर इनकी क्या होती है? वृद्धि कर नए जीव के अंदर विकसित होते हैं। मतलब सरल बहुकोशिकीय जीव, सरल बहुकोशिकीय जिनके अंदर कोशिकाएं कैसी होती हैं? बहुकोशिकीय होती है। और ये छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बढ़ जाते हैं, टुकड़ों के अंदर खंडित हो जाते हैं और ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव का निर्माण करते हैं। किसके अंदर होता है? खंडन के अंदर होता है। कैसे जीव होते हैं? बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वो है स्पाइगोरस कह सकते हो, स्पाइगोरस या गाइरा। स्पाइगाइरा, स्पाइरो गाइरा कह सकते हो, सॉरी, स्पाइरो गाइरा। ठीक है, ये मतलब इसके अंदर विशेष उदाहरण है। एक पूछा जाता है खंडन का उदाहरण, निम्न में से खंडन का उदाहरण क्या है? ठीक है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। उसके बाद में आता है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। इस प्रकार में किसी
कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित होता है। मतलब कहने का मतलब ये है बेटा जी कि इसके अंदर क्या होता है, कोई जीव होता है वो किसी घटना के कारण, किसी भी कोई ऐसी घटना है उस घटना के कारण ये क्या हो जाता है, टुकड़ों के अंदर टूट जाता है। विशेष प्रकार के टुकड़ों के अंदर, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या हो जाता है, टूट जाता है। कोई घटना ऐसी होती है उसके कारण ये टूट जाता है। फिर वो टुकड़े क्या होते हैं, विकसित होकर नए जीव का निर्माण कर देते हैं। तो इसका जो सबसे जो एकदम स्पष्ट जो इसका उदाहरण है वो कौन है, हाइड्रा। उसके बाद में आता है बेटा जी मुकुलन। मुकुलन के अंदर क्या होता है, इस प्रकार इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उबार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं। मतलब इसके जीव है वो, उसके अंदर एक प्रकार का क्या होता है, उबार उत्पन्न होता है। उस उबार को क्या कहते हैं, उबार होता है। उबार जीव के शरीर के ऊपर क्या होता है, उबार उत्पन्न होता है। उस उबार को क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। मुकुल नाम भी होता है बच्चों का, वो नहीं है। ये मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाते हैं तथा जनक से उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब जनक का मतलब ये होता है कि किसी जीव से, ठीक है। तो इसका सही उदाहरण है वो यीस्ट। इसका उदाहरण क्या है, यीस्ट। मतलब होता क्या है कि ये जीव है, जैसे कोई जीव है, जैसे यीस्ट है माना, यीस्ट के ऊपर क्या होगा, उबार उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, उबार उत्पन्न होगा। धीरे धीरे उनके अंदर उबार उत्पन्न होगा। उबार होने से क्या होते हैं, मतलब उनके मुकुल निकलना स्टार्ट होते हैं धीरे धीरे, और उस मुकुल से ही नए जीव का निर्माण होता है। उसके बाद में आता है बीजाणु समागम। क्या आता है, बीजाणु समागम। इसके अंदर क्या होता है, कुछ जीवों के तंतुओं के सिरों पर बीजाणु दानी बनती है जिनमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचना होती है। ये मोटी भित्ति से रक्षित होते हैं। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके किनारों पर कोई जीव होगा, उसके किनारों पर क्या होंगे, उबार। किनारों पर जो उसके अंदर जो बीज होते हैं, बीजों के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे कौन उत्पन्न होगा, इनके अंदर जो बीजाणु दानी होगी उसके अंदर बीजाणु होते हैं। और ये इनकी जो संरचना कैसी होती है, बीजाणुओं की गोल संरचना होती है। इनकी जो मोटी भित्ति है उस रक्षित होती है। और ये अनुकूल परिस्थिति के अंदर, अनुकूल परिस्थिति जब उत्पन्न होती है उस समय इनके अंदर क्या होते हैं, बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं। उसको बीजाणु समागम कहते हैं। उसके बाद में आता है कायिक प्रवर्धन। कौन आता है, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का मतलब ये होता है कि कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती से हो जाता है। मतलब उनके कायिक भागों के माध्यम से उस पौधे के अंदर उसके जो कायिक भाग होते हैं, मतलब काया, काया कहते हैं ना अपने शरीर के भाग। काया मतलब जैसे अपने काया में क्या है, हाथ है, पैर है, आंखें हैं, कान है, नाक है। इसी प्रकार पौधों के जो कायिक भाग होते हैं उनसे ही क्या होते हैं, उनके अंदर संरचना उत्पन्न होती है। ठीक है, उनके अंदर मतलब विकार उत्पन्न हो जाता है। उसको ही क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। प्राकृतिक विधियां होती है जैसे जड़ के अंदर, जड़ में, तने में, पत्तियों के अंदर, जड़, तना, पत्ती। ये मैं आपको नोट्स के अंदर दे दूंगा। जड़ के अंदर, तना के अंदर, पत्ती के अंदर आप उदाहरण देख लेना। इनके अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं। कृत्रिम तरीके से भी कर सकते हैं, रोपण करके, कर्तन करके, लेयरिंग करके इनके अंदर किया जा सकता है। तो ये आप इसके अंदर पढ़ सकते हो, आराम से नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। ऊतक संवर्धन क्या होता है, इस विधि में शाखा के सिरों से कोशिका लेकर उन्हें पोषण माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे जैसे कैलस के जो गुच्छे होते हैं जिसे अपन कैलस कहते हैं में परिवर्तित हो जाती है। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जहां उसके विभेदन होकर नए कोशिका का निर्माण होता है जिसे फिर मिट्टी के अंदर रोपित कर दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की जो विधि होगी इसमें कोशिकाओं के अंदर उन्हें पोषक तत्वों के अंदर प्राप्त रखा जाता है, प्राप्त पोषक तत्वों के अंदर रखा जाता है। उसके बाद में ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, गुच्छे का निर्माण होता है। उस गुच्छे को क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। किसके क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। कैलस के अंदर ये क्या मतलब प्रवेश करते हैं। उसके बाद में परिवर्तित हो जाती है, जिस कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है। कैलस को किस माध्यम में रखा जाता है, हार्मोन माध्यम के अंदर रखा जाता है साथियों। किसके अंदर रखा जाता है, हार्मोन माध्यम के अंदर रखा जाता है जहां उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है। हार्मोन माध्यम के अंदर रखते हैं, फिर उनके अंदर क्या होता है, विभेदन होता है। हार्मोन माध्यम रखते हैं, उनका क्या होता है, विभेदन होता है। विभेदन के माध्यम से किसका निर्माण होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। नया पौधा इसके अंदर बनता है। उसके बाद में आता है
जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है। नया पौधा बनता है उसको फिर किसमें रोपित कर दिया जाता है, मिट्टी के अंदर क्या किया जाता है, रोपित कर दिया जाता है। इसका उदाहरण है सजावटी पौधे जो होते हैं सॉरी सजावटी पौधे होते हैं ना, जो सजावटी पौधों के रूप में उपयोग लिया जाता है वही, ठीक है। पौधे भी उसके अंदर क्या बनाते हैं, उसके बाद में उनको छोटे से गमले के अंदर प्रवेश करवा कर रख देते, तो उनके अंदर क्या होता है, उत्तक संवर्धन होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में अपन थोड़ा सा टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद में अगली क्लास देखना साथियों। फूल के प्रकार, जो फूल होता है उसके प्रकार, फूल के क्या प्रकार होते हैं वो देखना। फूल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उभयलिंगी, एक होते हैं उभयलिंगी, आपको पीडीएफ के अंदर बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे उभयलिंगी पुष्प, और दूसरे होता है एक लिंगी पुष्प। एक होता है उभयलिंगी पुष्प, दूसरे कौन से होते हैं, एक लिंगी पुष्प। ये दो प्रकार के फूल होते हैं, ठीक है। इसके अंदर उभयलिंगी होंगे, उनके अंदर स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं, स्त्री केसर। कौन सा केसर, स्त्री केसर और पुंकेसर, ये दोनों पाए जाते हैं। क्या होता है स्त्री केसर, पुंकेसर, छठी सातवीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एक किसके अंदर होता है, सरसों के अंदर, गुड़हल के अंदर। उदाहरण क्या है, सरसों व गुड़हल, ठीक है। और एक लिंगी पुष्प होता है, इनके अंदर दोनों में से एक होगा, या स्त्री केसर होगा, स्त्री केसर व पुंकेसर। कौन सा सर, पुंकेसर। दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, स्त्री केसर या पुंकेसर दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। इसके अंदर दोनों पाए जाते हैं, उभयलिंगी के अंदर, एक लिंगी के अंदर, दोनों में से कोई सॉरी, ये किसके अंदर होता है, पपीता, तरबूज, इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये आता है कायिक भागों के माध्यम से, कायिक जिसको कहा जाता है, ठीक है। कायिक तंत्र के माध्यम से लैंगिक जनन जो किया जाता है वो इसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये कायिक संवर्धन के लाभ है वो आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। एक टॉपिक इसके बीच में रहेगा, कायिक संवर्धन के क्या लाभ है, पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। सटीक सी परिभाषा कोई ऐसा है नहीं ज्यादा। उसके बाद में देखना पुष्प की संरचना आपको मिल जाएगी। पुष्प के अंदर संरचना पाई जाती है। इसके अंदर क्या होते हैं, जैसे ये वाले भाग होते हैं ऐसे, ठीक है, ये वाले ऐसे भाग होते हैं, इनका अंदर ये अंडाणु होता है, ठीक है। इसके पास में से पूतंतु होते हैं, ठीक है। ये पूतंतु यहाँ पर प्रवेश करते हैं, इसके अंदर प्रवेश कर इससे होते हुए इस अंडाणु के साथ में मिल जाते हैं और जनन की प्रक्रिया होती है। ये आपको भी समझने की जरूरत नहीं है। आपको क्या समझना है, केवल और केवल इतना समझना है कि होता है, क्योंकि अभी आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप ये सारा समझो। बीज के निर्माण की प्रक्रिया ये आपको पूरी पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। बीज का निर्माण, बीज के निर्माण की प्रक्रिया, ये आपको एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि पुष्प के जनन की संरचना को सचित्र समझाइए, ठीक है। बीज के निर्माण की प्रक्रिया इसके अंदर आपको लिखनी होती है, वो आपको पीडीएफ के अंदर एकदम विस्तृत तरीके से मैं दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर जो वर्तिकाग्र का जो परागकोश के अंदर किस तरीके से प्रवेश करता है वो भी उसका डायग्राम है, वो आप याद रख लेना, वो भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। कौन सा, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरण, पराग कणों का अंकुरण, ये चित्र आपको पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ये भी पूछा जाता है। और एक और चित्र पूछा जाता है पुष्प, ये आप याद रख लेना, ठीक है। और आज की क्लास के अंदर अपन इतनी ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखना बेटा, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट पीछे न छूटे इसलिए बता रहा हूँ। टाइम पे पीडीएफ दे रहा हूँ, टाइम पे क्लास दे रहा हूँ, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप इस क्लास को एक महत्वाकांक्षी के रूप में आगे बढ़ाइए। पूरी मेहनत कीजिए, पूरे जोश के साथ में इन क्लासों को आगे बढ़ाइए, आगे लेके जाइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना। मेरी मेहनत को अगर फल देना है तो इन क्लासों को आगे बढ़ाओ। आज के लिए बस इतना ही। राम राम, नमस्कार, जय हिंद।